नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरबीआई ने कहा है कि 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 2000 के बैंक नोटों का चलन घटकर 9,330 करोड़ रह गया है। इस प्रकार 2000 के बैंक नोटों का 97.38% वापस आ चुका है। बता दें 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.5 लाख करोड़ रुपए था, जब 2000 बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। बैंक नोटों को वापस आ जाने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि क्या आपको वो धूमधाम याद है जिसके साथ पीएम ने सबसे पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को रातों रात बंद कर दिया था और साथ ही 2000 रुपए के नोट को चलन में ले आए थे। इसे ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी, गेम चेंजर, मास्टर स्ट्रोक आदि के रूप में सराहा गया था। हकीकत यह है कि 99.3% बंद नोट सिस्टम में वापस आ गए। कोई भी उद्देश्य, विशेषकर काले धन को नष्ट करना और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना, पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय नोटबंदी के साथ साथ खराब तरीके से डिजाइन की गई जीएसटी और फिर अचानक कोविड-19 लॉकडाउन से एक तिहरा झटका लगा था, जिससे सूक्ष्म और छोटे व्यवसाय वास्तव में कभी उभर नहीं पाए। कई व्यवसाय और कारखाने या तो बंद हो गए या उनका आकार छोटा हो गया है। हालांकि शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों पर खुदरा बाजार अभी भी पुनर्जीवित नहीं हुआ है। जयराम रमेश ने कहा, अब आरबीआई की रिपोर्ट है कि हाल ही में वापस लिए गए 2000 के नए नोटों में से 97% से अधिक वापस आ गए। उन्होंने कहा, ये पूरा नाटक कितना बेकार, अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज बन गया है, सब सिर्फ एक आदमी के अहंकार को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इसके दल आपस में ही भिड़कर तितर बितर ना हो जाए। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला साध दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में एक माँ अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी अगर सुना सकती है तो एक थी कांग्रेस होगी। इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और मोदी जी के विचार काफी मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों ही मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। इंडिया गठबंधन के बारे में टीवी मीडिया पर फैल रही मतभेद की खबरें फिर से निराधार साबित हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन की बुधवार को वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू प्रमुख को 3 जनवरी को इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गठबंधन में नीतीश की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें विपक्षी गुट का संयोजक बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस ही लाने जा रही है। वर्चुअल बैठक जूम पर होगी। इंडिया की बुधवार को वर्चुअल बैठक हर नजरिए से महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के भी शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में सीट शेयरिंग की चर्चा आगे बढ़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ इसको लेकर कह रहे हैं कि कहीं इंडिया ने संयोजक बनाने में देरी तो नहीं कर दी है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयानों की आलोचना करते हुए उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री और बजरंग दल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर वो मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के एक वर्ग को ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता विनाश के अंधेरी गलियों में धकेलने जा रहे हैं। हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना के दायरे में आता है। बता दें, ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद के एक कार्यक्रम में मुसलमान युवकों को बीजेपी की गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों, अपनी मस्जिद हमने खोदी, आप देख रहे हैं, क्या तुम्हारे और हमारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल सदाएं दी, जहां बैठकर हमने कुरान करीम का जिक्र किया, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा था कि नौजवानों, अपनी ताकत बरकरार रखो, नहीं तो 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। बिहार में बीजेपी आज यानी 2 जनवरी से लव कुश यात्रा निकाल रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर लव कुश रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ बिहार के सभी जिलों में घूमेगी और इस यात्रा का समापन 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। इस यात्रा के जरिए पार्टी बिहार में घर घर तक राम मंदिर के लिए आमंत्रित करेगी। इस यात्रा को लव कुश यात्रा नाम देने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार से निकाली जा रही बीजेपी की लव कुश यात्रा पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कटाक्ष किया है। उन्होंने बिहार भाजपा की 21 दिनों तक चलने वाली लव कुश यात्रा के बारे में कहा है कि कर्नाटक चुनाव की तरह कहीं यह दांव बीजेपी को उल्टा न पड़ जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा, कोई भी यात्रा ये लोग निकालें, पहले तो ये लोग राम को आगे करके यात्रा निकालते हैं, अब उनके पुत्र लव और कुश को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे पिछली बार कर्नाटक चुनाव में उनकी बुरी हार हुई,
हनुमान जी का जो गदा लेकर वो चले थे वही गदा उनको लगा था। ऐसा ना हो कि इस बार भी राम और उनके बेटे लवकुश का तीर धनुष उन्हीं यानी बीजेपी को लगे जाके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। 4 जनवरी को पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या शर्मिला तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की तरह कमाल कर पाएंगी। कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के लिए दक्षिण के लिए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। क्या वाईएस शर्मिला राजनीति में उसी तरह पारंगत हैं और क्या वो कांग्रेस के लिए उस आंध्र प्रदेश में मौका भुना पाएंगी जहां उनके भाई जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व शर्मिला को इस साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। समझा जाता है कि इस कदम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। पार्टी को उम्मीद है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी छोड़ने के इच्छुक लोग अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये काफी अहम इसलिए है कि प्रमुख विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी संघर्ष करती दिख रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने की इस योजना की टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही प्रधानमंत्री संग्रहालय में नरेंद्र मोदी गैलरी जनवरी के दूसरे सप्ताह में खोली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समर्पित गैलरी के ठीक बाद मोदी गैलरी होगी, जो पिछले 9 वर्षों में उनकी प्रमुख उपलब्धियों को दिखाएगी। इसी के संस्कृति वाले हिस्से में राम मंदिर का निर्माण और अन्य मंदिरों का कायाकल्प होगा। इसके अलावा पीएम का साइंस और टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना जैसे समेत बाकी चीजों पर उनका फोकस बताया जाएगा। गैलरी के विभिन्न सेक्शंस में से एक है बाल्यकाल से शासन तक, जो मोदी के प्रारंभिक जीवन को समर्पित है, जो वडनगर में उनके बचपन के वर्षों के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भी दिखाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग कभी अयोध्या का नाम लेने में हिचकिचाते थे वो उनके सुर बदल गए। योगी आदित्यनाथ ने ये बातें वृंदावन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कही। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने में बचते थे वो अब कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे। इससे पहले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा था कि अगर 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम खुद धरती पर आ गए तो वो पीएम मोदी से सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि युवाओं का रोजगार कहाँ है, देश में इतनी महंगाई क्यों है। ईवीएम पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव आयोग के जवाब से विशेष चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के मेंबर से बैठक की मांग की है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पष्टीकरण को सामान्य कहा और कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद इंडिया के दलों के डेलीगेशन को कोई सुनवाई या बैठक नहीं दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में जयराम रमेश ने लिखा, वीवीपैट पर्चियों के उपयोग पर 19 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ एक बैठक की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने में असमर्थ रहा। रमेश ने लिखा, 20 दिसंबर 2023 को हमने पिछले दिन आयोजित इंडिया दलों के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए ईसीआई के साथ मिलने के समय देने का अनुरोध किया था। हम इस प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के लिए ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को तमिलनाडु में हैं। इस दौरान उन्होंने तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। पीएम इसके अलावा रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे। तमिलनाडु के बाद वो दोपहर में ही लक्षद्वीप के लिए निकल जाएंगे। यहाँ भी वो 1,150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3 जनवरी को वो लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केरल के लिए निकल जाएंगे। टीएमसी के अंदर पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी के युवा साथियों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के अंदर रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेता कह रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक को लोकसभा लड़कर अब पार्टी की राष्ट्रीय पहचान मजबूत करनी चाहिए।
इसी अंदरूनी कलह की खबरों के बीच अभिषेक बनर्जी ने सोमवार शाम को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। टीएमसी के 27वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा पदाधिकारियों के बीच कामकाज को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाने के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता और अभिषेक की बैठक 2 घंटे तक चली। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस आंतरिक कलह पर तंज कस रहे हैं। ममता अनुभवी नेताओं को साथ लेना चाहती हैं, जबकि अभिषेक का तर्क है कि अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अभिषेक के करीबी नेता ने कहा वो पार्टी सुप्रीमो से मिलने गए हैं, हमें बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के बीच ये झगड़ा बढ़ गया था। सीनियर नेताओं ने युवा ब्रिगेड के नेता अभिषेक पर तंज करते हुए तीखे जवाब दिए थे। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। नागपुर सहित कई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। महाराष्ट्र में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई। ट्रक चालक हाल ही में संसद से पास किए गए भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन को लेकर किए गए प्रावधान से नाराज हैं। भारतीय न्याय संहिता अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लेगा। नए कानून के तहत अगर हिट एंड रन के मामलों में अभियुक्त मौके से भागता है तो उसे उस स्थिति में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ट्रक चालकों का कहना है कि इन प्रावधानों से उन्हें अनुचित उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है। इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा पारित एक बहुत विवादित कानून को रद्द कर दिया। इसके तहत नेतन्याहू ने अदालत की कुछ पावर को वापस ले लिया था। इसके खिलाफ इजरायल में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। जुलाई 2023 में पारित इस कानून को नेतन्याहू और उनके धार्मिक और राष्ट्रवादी सहयोगियों के गठबंधन द्वारा प्रस्तावित व्यापक न्यायिक सुधार का हिस्सा बताया गया था। अदालत के सामने लाए गए कानून ने सरकार और मंत्रियों के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद सभी पावर में से कुछ को हटा दिया था। इसने अनुचित समझे जाने वाले निर्णयों को रद्द करने की अदालत की क्षमता छीन ली थी। अदालत ने सोमवार को कहा कि 15 में से 8 जजों ने विवादित कानून को रद्द करने के पक्ष में फैसला सुनाया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।